मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सीबीसीएस 6 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट लिया है। तो इस वीडियो के अंदर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी एजुकेशन की, उसमें सभी क्वेश्चंस आपके वही आए थे जो भी आपको यहाँ पर बताए गए थे। तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वन शॉट वीडियो होगी जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको 2x2 की स्पीड ना लगानी पड़े और आप पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो को एक बार में ही देख सकें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन वाली जो बुक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बुक का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका, जो हर बार रिपीट होता है और हर बार पूछा भी जाता है कि ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन के आयाम बताइए, उसके प्रकार बताइए या उसका परिप्रेक्ष्य बताइए, दृष्टिकोण बताइए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर आपको कौन सा आंसर लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से आंसर्स आपके होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के आयाम बताइए। तो भैया यहाँ पर जो मैं पहले तो रेड कलर का जो आपका पेन है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आपका विजिबल होगा। तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं, भूमंडलीकरण भी कहते हैं इसको, और वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर भूमंडलीकरण लिखा हुआ आ जाए तो आप सोचेंगे भैया ये क्या है। तो भूमंडलीकरण का मतलब भी वही है, वैश्वीकरण का मतलब भी वही है, और इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जो यानी कि वैश्वीकरण जो है, अलग अलग देशों के लोगों, कंपनी और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पूंजी या विचारों का आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। साधारण भाषा में आपको वैश्वीकरण अगर समझना है तो मैंने आपको जो बताया वो याद रखें कि वैश्वीकरण किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या फिर किसी भी प्रकार की चीज का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं अब हम। उसके बाद में आता है वैश्वीकरण अर्थ और उसकी परिभाषा, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी मीनिंग बतानी है और इसकी डेफिनेशन देनी है। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है कि भौगोलिक सीमाओं यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं इनका ना होना, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक ना होना, है ना। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो मैंने जो आपको सिंपल डेफिनेशन दी थी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पूंजी या विचार का एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी रोक टोक के आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा, बाकी ये नोट्स में आप पढ़ लेंगे अपने। अगर आंसर को आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप इनको भी लिख लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है एक्चुअल में, उसको हम तोड़कर अगर देखें कि ये वर्ड आया कहाँ से, कैसे आया, तो ये भी जानना जरूरी है। तो ये 2-3 लाइनें भी आप लिखोगे तो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा कि वैश्वीकरण शब्द जो है वो अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन का एक हिंदी रूपांतरण है जिसका मतलब होता है भूमंडलीकरण। देखो जो मैंने अभी आपको ऊपर वर्ड बताया था, ठीक है बच्चों, अभी मैंने ऊपर एक वर्ड बताया था ना कि भूमंडलीकरण भी वैश्वीकरण है और इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन शब्द की सर्वप्रथम चर्चा जो है वो जॉन नेस्वीर की पुस्तक में मिलती है। ग्लोबलाइजेशन 1998 में यानी कि 1998 में समाजशास्त्री जो सोशियोलॉजिस्ट हैं मेलकॉम वाट्स द्वारा लिखित पुस्तक है उसके अंदर ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। भैया सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका और किसी भी प्रकार की अगर डेफिनेशन या किसी का भी अर्थ पूछा जा रहा है तो आप उसको बहुत मतलब ब्रीफली नहीं बताओगे, आप उसको बिल्कुल डीप बताओगे। तो क्योंकि आपको बड़े क्वेश्चंस लिखने हैं यहाँ पर, तो वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है भैया। कितने? दो शब्दों से, विश्व प्लस एकीकरण। यानी कि इन दो शब्दों के अंदर विश्व का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न देश, एकीकरण का मतलब है आपसी सहयोग और एक छत के नीचे आकर एक दूसरे की मदद करना। तो वही सिंपल सी बात जो मैं ऊपर से बताता हुआ आ रहा हूँ कि भैया एक जगह से दूसरी जगह पूरे विश्व के अंदर सहयोग करना, आपसी सहयोग करना, है ना, बिना किसी भेदभाव के। तो इसी को हम वैश्वीकरण कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहेंगे और इसी को ही हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर जो डेफिनेशन मैं ऊपर से आपको बार बार बता रहा हूँ वो यहाँ पर बता रखी है। देखो, किसी वस्तु, सेवा, विचार, कोई भी मेथड या जो पद्धति है, पूंजी और सिद्धांत, प्रिंसिपल, ठीक है,
इसको करना, विश्वव्यापी करना, यानी कि वर्ल्ड वाइड करना, एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। तो इसी को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो भैया वैश्वीकरण कोई ज़्यादा बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है समझना। तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि सभी बच्चों को समझ में आता होगा कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, हमने बहुत बार पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो बाकी आपको आंसर लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर डिटेल में आपके पूरे नोट्स हैं, तो यहाँ से आप जो है पूरा आंसर यहाँ पर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिए कि अपने ईजी शब्दों में आपको जो है पूरे ब्रेन में याद रहे, कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो उस समय आपको वो वर्ड्स याद आ जाएं कि हाँ भाई सर ने ये बताया था, हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अब डेफिनेशंस अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखो भाई ये भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी थिंकर्स हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा सा जान लें कि भाई किसने क्या बोला है, तो वो आपके लिए 4 चांद लगा देंगे नंबर में। तो यहाँ पर प्रोफेसर जो है एस के दुबे, उन्होंने क्या बोला कि वैश्वीकरण के अंतर्गत वो जितनी भी एजुकेशनल यानी कि सभी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो मानव कल्याण से संबंधित है। बहुत ईजी डेफिनेशन दी है इन्होंने, आपको साधारण शब्दों में बताने की कोशिश की गई है कि भैया आपके सामने, यानी कि जो प्रोफेसर एस के दुबे हैं उन्होंने क्या बोला कि वैश्वीकरण के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आती हैं जो एजुकेशनल उससे जुड़ी हुई हों, सोशल यानी कि सामाजिक से जुड़ी हुई हों, और या फिर आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हों, और वो मानव कल्याण से संबंधित हो, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होती हो। इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो प्रोफेसर एस के दुबे ने बहुत अच्छी बात बताई है आपको, आप इसको डेफिनेशन को वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में भी यहाँ पर 3-4 राइटर्स दिए गए हैं, तो अगर आपको ये डेफिनेशंस याद होती हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि मैं आपको सारी की सारी डेफिनेशंस बताऊं। तो इतना आपके लिए आज काफ़ी होगा इसके अंदर। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब वैश्वीकरण में प्रवाह निम्न प्रकार के होते हैं। प्रवाह मतलब यानी कि जो फ्लोइंग है, जो जो उसका फ्लो है वो किस तरीके से होता है। विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना। बहुत सिंपल साधारण शब्दों में भैया आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जो है ईजिली जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। वस्तुओं का कई देशों के अंदर फ्री रूप में पहुंचना। व्यापार, वही चीज़ें जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भैया, व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, व्यापार, कोई भी या खुद इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाता है बिना किसी रोक टोक के, तो इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि भैया वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका मेन क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के जो आयाम बताने हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी आप समझ लीजिए कि वैश्वीकरण का जो ऐतिहासिक विकास है वो क्या कहता है। वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया चक्रवर्ती सम्राटों के काल की है, यानी कि बहुत पहले लंबे समय से चली आ रही है। प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे, एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता था। भैया अगर हम बात करें कि बिजनेस जो है वो सिर्फ अब नहीं होता, यानी कि हमारे जो पप्पा जी थे, जो हमारे दादा जी थे, जो उनसे भी पहले थे, उन लोगों के टाइम से भी पहले जब सम्राटों का समय रहा था, यानी कि उस समय के टाइम पर भी व्यापार किए जाते थे। और व्यापार जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया की प्राचीन काल से चली आ रही है, कि पहले भी ऐसा ही होता था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो है व्यापार किया करती थी। अब साधु व महात्मा और राजा धन शक्ति ज्ञान की खोज में नए नए मार्गों की तलाश में यात्राएं करते थे, तो ये भी वैश्वीकरण है ना। व्यक्ति का आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ नॉलेज लेकर आए, वापस आ गए। रेशम मार्ग जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, जो विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ता है, आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था, ये भी वैश्वीकरण का एक जो है प्रारंभिक चरण था। तो ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण से जुड़ी हुई है। ये तो भैया आपका हो गया, हमारा पॉइंट इतना यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब 20वीं शताब्दी में वैश्वीकरण, अब ये थोड़ा जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, अभी तक जितना भी आपको बताया, ये सब आपका इंट्रो में लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यही आएगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके आयाम बताइए। तो अभी तक जो भी ऊपर बताया जितना याद रहे, पहले वैश्वीकरण क्या है, वो किस शब्द से आया, कैसे आया, वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, फिर वैश्वीकरण जो है उसका इतिहास क्या रहा है, उसके बाद में वैश्वीकरण के आयाम बताने हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन दे दोगे, और जो भी ऊपर जो थिंकर्स हैं उनमें से 2 एक आध का अगर नाम याद रह जाए तो उनके बारे में लिख देना। उसके बाद में आपको लिखने हैं आयाम। तो भैया आयाम देख लेते हैं जरा, वैश्वीकरण के कौन कौन से हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, और सिंपल सी बात है, बहुत साधारण शब्दों में आपको समझना है। सबसे पहला आता है आपका इकोनॉमिक डायमेंशन, यानी कि आर्थिक आयाम। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो है वो आर्थिक आयाम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट ओनली इकोनॉमिक डायमेंशन। इसमें बाजार, निवेश, उत्पादन और पूंजी प्रवाह सब आते हैं।
इसके अंदर मार्केट आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गया, प्रोडक्शन आ गया और कैपिटल फ्लो आ गया, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। वर्ल्ड के जितने भी ऑलमोस्ट डेवलप्ड जो और जो अनडेवलप्ड राष्ट्र हैं ना, उनके पास में इन्वेस्ट के लिए जो फंड है, फंड की जो कमी है, इस निवेश की कमी को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रों ने विदेश निवेश यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, इसकी जो डिज़ायर है लगातार इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अपने राष्ट्र का वो डेवलप करना, डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट हर कोई चाहता है ना भाई। और ऐसी सिचुएशंस का बेनिफिट उठाते हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी कि इसका जो प्रोसेस है, इसने पूरे विश्व को, होल वर्ल्ड को व्यापार यानी कि विश्व व्यापार के दायरे में घसीट लिया है। वर्ल्ड ट्रेड, अभी इसके बारे में एक क्वेश्चन आएगा आपका, WTO क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, टिप्पणी में आपको मिल जाएगा। वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो भैया इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं, वैश्वीकरण का जो आर्थिक आयाम है वो क्या है। तो पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो है यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डायमेंशन, वो कौन सा है हमारा, सॉरी जो ग्लोबलाइजेशन है वो कौन सा हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन है यानी कि आर्थिक आयाम है। इसके अंदर हमारी मार्केट आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है, कैपिटल फ्लो आ जाता है। और जो वर्ल्ड की जितनी भी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं जो डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट की जो बात करते हैं, डेवलप्ड है या फिर अनडेवलप्ड है, उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड है, उसकी कमी है, उनको वो पूरा कराती है। ठीक है, अब इसके पॉइंट देख लो भाई। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के राष्ट्रों के बीच में व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पहला पॉइंट पॉजिटिव है ना। अब इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, वैश्वीकरण के अंदर जो है ये शामिल होते चले जा रहे हैं राष्ट्र, और आगे जाकर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। क्लियर है। आज वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में, आज जो है वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, यानी कि वृद्धि हो रही है। पहले अलग अलग राष्ट्र अपने यहाँ दूसरे राष्ट्रों से होने वाले इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाते थे, यानी कि उस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाया करते थे और टैक्स भी लगाते थे। पर अब क्या होता जा रहा है, अब ये जो टैक्स हैं वो कम हो गए हैं और ये सब चीज़ें जो हैं, जो प्रतिबंध लगते थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगते थे, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी भी मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति बना ली है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई पहले क्या होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर एक लाइन है इसमें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि भाई जिसके पास जितना पैसा है, जो जैसे मैंने बोला ना भाई कि अगर कोई मकान मालिक है, उसके 4 मकान है, अब उसमें कोई किराएदार रह रहा है तो किराएदार कितना भी कुछ कहे, ठीक है, पर अगर मकान मालिक नहीं कुछ कहेगा, जब तक जो है मकान मालिक अगर चाहे तो जब मर्जी खाली करा सकता है। बोलते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैया उसका अपना घर है, वो मन में अगर उसके आएगा तो वो रहने देगा, वरना निकाल देगा। सेम ऐसे ही बड़ी बड़ी कंट्री जो होती थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर पहले अपनी अपनी चलाती थी। ठीक है, फिर जब से ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, फिर उसके बाद में यहाँ पे नियम कायदे कानून बनने लगे, है ना, ट्रेड को लेकर जो है बहुत सारी जो नीतियाँ बनने लगी, उसके बाद में ये सब कम हुआ। ठीक है, इसके भैया नकारात्मक प्रभाव भी है यहाँ पर। तो नकारात्मक आपको वैसे इतना कुछ नहीं करना है, आपको पहले आपको बस आयाम समझ लेना है, ये यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद में हम आ जाते हैं थोड़ा आगे, यानी कि पॉलिटिकल डायमेंशंस कौन से हैं इसके। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम सबसे पहला पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है आपका, वो इकोनॉमिकल डायमेंशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक आयाम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है राजनीतिक आयाम। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। वैश्वीकरण की वजह से ही जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है, जो जितने भी कार्यों के अंदर, टास्क के अंदर जो बदलाव आया है, वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ ने सरकार का ये तय करने का अधिकार कम कर दिया है कि राष्ट्रवासियों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्योंकि भैया आज हम क्या हो रहे हैं, हम जहाँ देखते हैं हमारे लिए जो फ़ायदा है हम वहाँ की तरफ चल देते हैं। तो इस परिस्थिति के राष्ट्र के अंदर अजीब से हालात पैदा कर दिए हैं। सरकारें वैश्वीकरण के आगे घुटने टेकते नजर आ रही है। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे, पॉइंट देखिए जरा कि भैया आज राजनीतिक पॉइंट्स किस तरीके से हमारे जो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव देखो कि जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं यानी कि सपोर्टर हैं, उनका मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र पहले से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हुआ है। क्योंकि अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो आज हम दूसरे देशों से जो है मदद नहीं ले सकते थे, आज हम दूसरे लीडर्स के साथ में जो मीटिंग्स करते हैं उनके जो गुड पॉइंट्स हैं वो नहीं ले सकते हैं। तो वैश्वीकरण है तभी संभव है। तो पहला तो यही पॉइंट लिखना है आपको। दूसरा भैया कि जो प्रोडक्शन है आज जो उत्पादन है वो वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। पहले क्या होता था, प्रोडक्शन बस सिर्फ नॉर्मल वहाँ पे बन रहा है, पर अब नहीं, अब क्या है, वर्ल्ड लेवल पे है। भैया बनाओ, विदेश में भी बेचो और विदेश से खरीदो। विश्व के तमाम राष्ट्र आपसी निर्भर हैं
यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ऐसे में कोई भी राष्ट्र अपना आर्थिक नुकसान करके युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। जैसे अगर हम बात करें, आज हमारे भारत के अंदर देखा होगा आपने, कोई भी छोटी चीज़ उठा लो, मेड इन चाइना लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो वर्ल्ड लेवल पर है, चाइना में बनाया जा रहा है माल और बिक रहा है भारत के अंदर, है ना, विदेशी माल भारत के अंदर। तो किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और आज हमें बहुत सस्ती कीमतों पे चीज़ें मिल जाती हैं, परंतु अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब क्या है, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है कि जो भी चीज़ है वो फिर इंडिया में बनेगी, बाहर से आना जाना बंद हो जाएगा। जैसे अभी टिकटॉक वगैरह जो था, ये क्या था, ये इंटरनेशनली तो था, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही थी। इस चक्कर में एक ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव पॉइंट भी था, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया बहुत सारी एप्लीकेशंस को। नेगेटिव पॉइंट्स, जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको मैंने बताया था कि भाई जो नेगेटिव्स हैं वो आप थोड़े बहुत यहाँ पर हल्के हल्के पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास अभी समय कम है और हमारे को पूरी बुक कंप्लीट करानी है, ठीक है। फिर आता भैया इसका थर्ड पॉइंट, सांस्कृतिक आयाम, यानी कि कल्चरल डायमेंशंस जो है आपके। सांस्कृतिक आयाम के अंदर क्या आता है कि वैश्वीकरण के इस तूफान ने दुनिया के हर हिस्से, समाज, समुदाय को प्रभावित किया है। संस्कृति का फैलाव अब केवल कला या संगीत के जरिए नहीं, बल्कि विश्व के व्यापार संगठन जैसे संगठनों के नेटवर्किंग के जरिए भी हो रहा है। अगर आज हम बात करें हमारी भारतीय संस्कृति की, तो आपको पता होगा कि आज हमारे भारत के अंदर अगर हम बात करें जो वेशभूषा है, ठीक है, वेशभूषा जो हमारा जो पहनावा है, कुर्ता पजामा हुआ करता था, साड़ी हुआ करती थी, वो सब किस में चेंज हो गई है भैया? आजकल जो है व्यक्ति क्या पहनने लगे हैं? जींस पहनने लगे हैं, गर्ल्स जो है जींस टॉप पहनने लगी हैं। तो ये सब क्या है? ये विदेशी संस्कृति तो है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैश्वीकरण की वजह से हम अपनाए जा रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोगों का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आवागमन हो गया, और स्वरूप भारतीय लोग जो है थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे गए और अपने साथ वहाँ भारतीय संस्कृति को भी लेकर गए, जिन्हें उन्होंने सुरक्षित रखते हुए उसे व्यवहारिक और जीवित रखा है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण में वेशभूषा जैसे जीन्स, साड़ी, कुर्ता पजामा इत्यादि खान पान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे मैकडोनल्ड्स का बर्गर आपको दुनिया के किसी भी राष्ट्र की राजधानी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे संस्कृति है, मतलब विदेशी संस्कृति को हम अपनाए जा रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट है कि आज अगर हम बात करें वैश्वीकरण के दौर में, टीवी और इंटरनेट जैसे माध्यमों से विकासशील राष्ट्रों की जनता को विज्ञापनों से इतना प्रभावित कर दिया है कि भाई उसके पास में कोई विकल्प ही नहीं है। टीवी और इंटरनेट के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपभोक्तावाद और पश्चिमी मूल्यों का प्रचार प्रसार कर रही है। अब वो क्या कर रहे हैं? दूसरी जगहों के बारे में भी यहाँ पर बताने लगी है ना। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए भैया। उसके बाद में हमारा इसमें एक और पॉइंट जुड़ जाएगा हमारा, वो कौन सा है? टेक्नोलॉजी डायमेंशंस, यानी कि प्रौद्योगिकी आयाम। अब देखो, जब से प्रौद्योगिकी आई है, वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उदय विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हुआ, विकास के कारण हुआ है, जिसका उपयोग व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हुआ, और इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें, मोबाइल फ़ोन है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, देखो यहाँ लिखा टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, तो ये क्या है? ये सब सकारात्मक पॉइंट्स भी तो आते हैं इसके कि भाई आज जो है टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो गई है, आज आप दूर हो पर अब दूर नहीं हो किसी से। आपका कोई रिश्तेदार है, अगर वो कहीं दूर चला गया, विदेश भी चला गया है, तो भी आप टेक्नोलॉजी के सहारे जो है उससे आप जुड़े रह सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू, कॉल के थ्रू, है ना, ये सब चीज़ें। भैया आगे अगर क्वेश्चन आ गया आपका कि वैश्विक गांव क्या है, ग्लोबल विलेज से आप क्या समझते हो, टिप्पणी आ जाती है 5 नंबर में। तो वैश्वीकरण के प्रसार और प्रभाव के कारण अब सभी देशों में एक ऐसे आवासीय स्थान का निर्माण किया जा रहा है जहां आवास की सभी आधुनिक तक संसाधन उपलब्ध रहते हैं, और उस आवासीय स्थान में विश्व के सभी देशों के व्यक्तियों को उनकी इच्छा से स्वतंत्र रूप से बसने की सुविधा होती है। ऐसा आवासीय स्थान जहाँ विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने का व्यवस्था की जाती है, इसी को हम वैश्विक गांव कहते हैं, यानी कि ग्लोबल विलेज कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब ग्लोबल विलेज के अंदर आप ये थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अब आपके जो पॉइंट्स आते हैं जो 5-5 नंबर के आएंगे, तो भैया ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ लीजिए कि अगर आपसे ये हो सकता है ये आपका 20 नंबर में ही पूछ लिया जाए, 10 नंबर में पूछ लिया जाए, 5 की तो छोड़ो, कि भाई यूनाइटेड नेशन क्या है ना। ये आपके बुक के अंदर मेन पॉइंट्स हैं, तो आपके पूछ लिए जाएंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये क्या है। तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। पहले जब वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि सबको पता है कि भैया जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद में जो देखा गया कि देश के अंदर ऐसी तबाही ना मचे, इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया। अब लीग ऑफ नेशन जब बनाया गया तो भैया इसने भी तबाही को नहीं रोका। तो उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही जो दूसरा वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी बना दिया गया, और 1945 में इसे स्थापित करने के बाद 51 देशों ने इसके
घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यूएनओ की स्थापना की, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ये लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। ये आपने 12वीं में पढ़ा भी होगा, और बहुत साधारण शब्दों में है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। 51 देश इसके अंदर शामिल थे जब इन्होंने साइन किए थे। अब इसके संगठनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? द मेन फीचर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस आर, वे संप्रभु राज्यों से बने हैं, वे सभी सदस्यों को समान माना जाता है, सभी सदस्यों को समान माना जाता है। संप्रभु राष्ट्रीय राज्यों पर संगठन का कोई बाध्यकारी अधिकारी नहीं है, एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इसके ऊपर अपनी हुकूमत नहीं चलाएगा। ठीक है, संगठन का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार के संघर्ष को मिटाने के लिए और शांति को सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है। जो यूएनओ है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भैया शांति स्थापित करे। तो यहाँ पर आपके पॉइंट दे रखे हैं। नंबर 1 पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया भैया, इंटरनेशनल पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसके उद्देश्य बताने आपको, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना, आक्रामक कार्रवाई को रोककर शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना भी इसका पहला काम। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सहयोग स्थापित करना, तो स्टेबलाइज कॉर्पोरेशन बिटवीन डिफरेंट नेशंस, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में क्या करना है भैया कि जो सहयोग है आपसी, जैसे अगर हम बात करें दो दोस्तों में लड़ाई हो गई तो एक बंदा ऐसा होता है जिसकी बात हम सब मानते हैं, वो आया उसने कहा भाई यहाँ क्यों लड़ रहा है, थोड़ा साइड हो, चल कोई दिक्कत नहीं, लड़ते नहीं है, ठीक है, आपसी में शांत रहो। तो ऐसे ही भैया जो हमारे दो दोस्तों के बीच में जो तीसरा बंदा है ना, जिसकी बात हम सब मानेंगे, वो कौन है? यूएनओ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो बीच में आएगा और जो है बीच बचाव करवाएगा। ठीक है, युद्ध से बचाना, सेफ फ्रॉम वॉर, अब भाई कभी वॉर हो जाए तो उसके लिए उससे बचाने का कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी यूएनओ है। यूएनओ जो है संभालेगा इस चीज़ को। इसकी स्थापना किसी खतरे को रोकने के, समाप्त करने और शांति स्थापित जैसे मूल्य उपाय के लिए की गई थी कि भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई भी युद्ध वगैरह ना हो। आगे, सॉल्विंग इंटरनेशनल इश्यूज़, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर भाई कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो अकेले हम नहीं संभाल सकते, तो उस समय जो है ऐसे बंदे को बुलाया जाता है जो इन सब चीज़ों को संभाल ले। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री कभी डिसबैलेंस हो जाए तो वो यूएनओ को आवाज़ लगाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जो है आपसी सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया है। बहुत साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। आगे एक और आपका इसका पॉइंट आएगा भैया कि स्टेबलाइज डेमोक्रेसी इक्वलिटी, यानी कि लोकतांत्रिक समानता स्थापित करने के लिए भी, क्योंकि आपको पता होगा व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उससे पहले हमारे भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, यानी कि लोकतंत्र नहीं था। पर अब लोकतंत्र आ गया तो अब जनता को, जनता के लिए जनता का शासक चुनने का अधिकार है। तो अब ऐसे लोकतंत्र को बचाए रखने का काम भी किसका है भैया? यूएनओ का है, कि दोबारा से अब जो है लोकतंत्र खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसकी संरचनाएं हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आज इसके अंदर जो इतना ही पॉइंट्स काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके ये हमारे पॉइंट्स हैं सारे के सारे। अब आता है भैया सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका यूएनओ के अंदर पार्ट में ही है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यूएनओ के इसमें होने के बाद, सुरक्षा परिषद के बाद में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ये रहा क्वेश्चन। तो भैया आपकी टिप्पणी आ जाएगी डब्ल्यूटीओ पर कि भैया डब्ल्यूटीओ से आप क्या समझते हो। तो भैया आपने अगर 12वीं क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी सही से, तो भैया सारे बच्चे जानते होंगे विश्व व्यापार संगठन है क्या, डब्ल्यूटीओ क्या है। तो भैया चलो बता देते हैं, नहीं पता होगा तो। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के कानूनों को निश्चित करता है। यह संगठन यानी कि गेट 1947 के उत्तराधिकारी के तौर पर काम करता है। यानी कि पहले एक और संगठन बना था, एक और संगठन बनाया गया था पहले, जिस संगठन का नाम था गेट। अब ये संगठन था, इसी का ही उत्तराधिकारी कौन बनाया गया? डब्ल्यूटीओ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व में आया। इसके बाद में इसकी सदस्य संख्या 150 है। प्रत्येक निर्णय सभी सदस्यों से सहमति से किए जाते हैं। और विश्व व्यापार संगठन जो है 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। अब इसका इतिहास अगर देखें हम डब्ल्यूटीओ का, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। 1948 में इसको जो है टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि जो गेट था, सामान्य समझौते की जगह ले ली, यानी कि इसका उत्तराधिकारी बन गया। और 15 अप्रैल 1994 को 124 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है? बहुत साधारण से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। आप बता सकते हैं कि जीवन स्तर में वृद्धि करना, सेवा के उत्पादन व व्यापार का प्रसार करना, वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना, पर्यावरण की संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना, ये सारे इसके पॉइंट्स आते हैं। सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करना,
सतत विकास का मतलब समझते हैं, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सतत विकास का मतलब क्या है कि ऐसा विकास कि आज की जरूरतों को भी पूरा किया जाए और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ भी खिलवाड़ ना किया जाए। ठीक है, तो ये WTO है आपका, ये आपके सामने नोट्स है पूरे भैया, प्रॉपर देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, और जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आप समझते रहिए, और जो जो मैं आपको बस बोल रहा हूँ कि पढ़ने के लिए वो सिर्फ आप रीड कर लीजिए। ठीक है, रीड कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप पढ़ लेंगे, पेपर आपका आराम से हो जाएगा, टाइम है आपके पास। ठीक है, सिर्फ ये वाली वीडियो आपके लिए काम हो जाएगी, ये वीडियो देख लीजिए आप, उसके बाद में आपको कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब आ जाइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका आ जाता है आपका IMF। IMF का मतलब क्या है? IMF यानी कि भैया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आ जाए, WTO आ जाए, UNO आ जाए, तो सिंपल सी बात है, आपको इनमें से किसी पे भी टिप्पणी लिख कर आ जाएगी कि टिप्पणी लिखो जी भाई 10 नंबर में, तो उस समय क्या करोगे? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पे भी आपका कुछ लिखने के लिए आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका अस्तित्व जो है वो कब है? 1945 में। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। वर्तमान में इस संगठन के 189 यानी कि 189, भैया इंग्लिश में बता देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे बहुत, हिंदी में होने के बाद भी उन्हें इंग्लिश में समझ में आता है। 189 सदस्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ जो मेन फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं को और सहयोग को प्रोत्साहन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास और विनिमय दरों का स्थिरीकरण, विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था। विनिमय समझते हो? लेन देन, है ना। विनिमय, विनिमय मतलब होता है जैसे कि एक चीज के बदले दूसरी चीज, बोलते हैं ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, लेन देन किसी चीज का, उसकी सफलताओं के बारे में बताया गया भैया। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा भैया WB, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक के बारे में बताइए। तो ये भी बहुत आराम से सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, आराम से आप इसको पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझना है। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं अगली बार से पूरे नोट्स को एक्सप्लेन करूँगा अगर कोई चीज़ इसमें कमी रह रही हो तो, है ना। विश्व बैंक के बाद में हम देखते हैं ज़रा। अब ये नया क्वेश्चन है आपका, ये बताना पड़ेगा भैया, ये पढ़कर नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये जल्दी में जुड़ा है, ज़्यादा कोई पुराना टॉपिक नहीं है। ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स आपको मैं बता दूं भैया, ये ब्रिक हम ईंट को बोलते हैं हिंदी में, है ना, वो इंग्लिश में हम ईंट को बोलते हैं ब्रिक। अब ये ब्रिक जो है ये ब्रिक्स बन गया। अब ये जो ब्रिक्स बन गया है तो इसके अंदर हम पॉइंट देखेंगे कि वर्तमान में ब्रिक्स के 5 देशों का एक संगठन है। कितने देशों का संगठन है? 5। इस समूह को बनाने की शुरुआत 2006 में हुई। इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ और कुल 4 देश इसमें शामिल थे, ब्राज़ील, रूस और भारत यानी कि इंडिया, ठीक है, और चाइना। तो इसको हम बोलते हैं ब्रिक, ब्राज़ील, रूस, इंडिया एंड चाइना। तो ब्रिक बन गया ये। आगे जाकर क्या हुआ? 2010 के अंदर इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो ये बन गया भैया ब्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद में ब्रिक का इतिहास देखेंगे। ब्रिक में शामिल सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है भैया, जितने भी देश जुड़े हुए हैं सब बढ़िया ही हैं। 2001 में इसी चीज़ का जिक्र जिम ओनील ने अपने द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक्स ब्रिक नामक एक प्रकाशन में भी किया था। तो ये तो आपको याद रहने वाला नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि बस 2001 के अंदर जो है इसमें बताया गया है कि एक राइटर थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसका प्रकाशन किया है और उसमें इसकी चर्चा की है। अपने प्रकाशन में जिम ओनील ने लिखा था कि 4 ब्रिक यानी कि देश के जो दो देश हैं, भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन, ये तेज़ी से विकास कर रहे हैं और आने वाले 50 ईयर्स तक देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बड़ी होने वाली है। और बाद में क्या हुआ, इसके अंदर एक देश और जुड़ गया था, वो कौन सा था? साउथ अफ्रीका। फिर उसके अपना ब्रिक का जो पूरा नाम है वो इन्हीं 4 देशों से मिलकर बना है और 5वां देश दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, इसको साउथ अफ्रीका बोलते हैं, तो इसलिए इसको ब्रिक्स बोला जाता है। इसके उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखे हुए इसके उद्देश्य। ब्रिक्स के देशों का मुख्य उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था को उभारना है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ठंडा नहीं कब पानी? ठीक है ठीक है, हाँ जी। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत देर हो गई है पढ़ाते पढ़ाते। 1 मिनट आप वो पढ़िए ज़रा, मैं बस थोड़ा सा 1 घूंट पानी पी लूँ, ठीक है। धन्यवाद जी, आ गया, मैं वापस आ गया। हाँ जी,
तो ये आपके पॉइंट्स हो गए इसके। उसके बाद में हम एक इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम लोगों की ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। भैया अब आ गया आपका ये ग्लोबल एनवायरमेंटलिज्म यानी कि वैश्विक पर्यावरणवाद है क्या। 1970 के दशक में पर्यावरण से संबंधित अनेक घटनाएं हुई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन को बल मिला। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल देखते हैं ओजोन परत में ह्रास यानी कि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो ह्रास हो रहा था, अम्लीय वर्षा, वैश्विक ताप वृद्धि, ये सब चीज़ें इसके अंदर, इसको लेते हुए यहाँ पर जो है आगे बताया गया, इसके पॉइंट दिए गए हैं। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद ने मानव पर्यावरण की समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया। 1972 में स्टॉकहोम के पर्यावरण सम्मेलन हुआ। ठीक है, इन सम्मेलनों में सिर्फ यही चर्चा की गई है कि भैया पर्यावरण के साथ में ज़्यादा खिलवाड़ ना करें। जैसे आजकल क्या होता चला जा रहा है, आज इंसान जो है बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है भाई, हर जगह गर्मी हो रही है तो एसी लगवाओ, एसी लगवाओ, एसी लगवाओ, और इन एसी के चक्कर में क्या हो रहा है कि बिना मतलब की जो है कार्बन क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती चली जा रही हैं और उसके बाद में जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित होता जा रहा है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन वाद विवाद के प्रमुख मुद्दे, तो भैया ये आप थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको बस सीधे वीडियो में दिखा देता हूँ क्योंकि बस 40 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे हम, 40 मिनट की वीडियो जिसमें हमारी पूरी की पूरी बुक कवर हो गई है। अब इसमें से एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका आउट रहेगा, पूरा पेपर आपको इसमें से देखने को मिलेगा, है ना। तो देख लीजिए यार, आपको पॉइंट दे रखे हैं, ये मैं आपको बहुत आराम से रिलैक्स होकर पॉइंट दिखा रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आराम से इजीली समझ में आ जाएंगे। आपको मेनली क्या करना है, जो ये पॉइंट रखे ना इनको याद रखिए, बस एक कॉपी में लेकर इन्हें लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। अब इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते कौन कौन से हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जैव विविधता पर कन्वेंशन थी, है ना। उसके बाद में आपके जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर ये सब, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ये सब चीज़ें। हाँ, मेन एक क्वेश्चन और आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग। भैया इसे भी देख लीजिए आप, ग्लोबल का अर्थ होता है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ होता है गर्म, तो पृथ्वी हो गई गर्म, क्या हो गई, पृथ्वी गर्म हो गई। तो भैया सबको पता टेम्परेचर जो है 40+ जा रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी तो गर्म हो ही रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़रूरी है, आपको समझना है। धरती के वातावरण में तापमान के लगातार हो रही बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं ना सांस, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम लेते हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। जो पेड़ छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो जो पेड़ लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको 10वीं क्लास में आपको पढ़ाई दिया होगा टीचर ने, इतने तो समझदार हो आप सर, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या है भैया, कैसे होती है ग्लोबल वार्मिंग, कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस। अब ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी है भैया, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसें होती हैं जो सूर्य से मिल रही गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं और धीरे धीरे क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है हैवी हो जाती है और उससे क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है वो क्षति हो जाती है उसकी, यानी कि वो ह्रास होने लगती है। दूसरा आपका पॉल्यूशन, प्रदूषण। वायुमंडल के तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि के कारणों में प्रदूषण भी एक कारण है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इनकी वजह से भी हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज, ये तो आपको पता ही होगा भाई, हमारे को गोल्ड मेडल मिलने वाला है इंडिया को, क्योंकि अब नंबर 1 पे आ चुकी है ना पॉपुलेशन पे। पहले नंबर 2 पर थी, चाइना नंबर 1 पे था, नी हाओ, है ना। पर अब क्या हो गया, अब हम हाँ जी हाँ, भारत हो गया हमारा। जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, तो इस चक्कर में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण का निर्माण, ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव है वो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से अधिक बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें हमारे पॉइंट्स में आते हैं। ग्लोबल जस्टिस, ये हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट रहेगा, और उसके बाद में हमारा ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैव विविधता वाला ये भी याद कर लेना, ये भी एक आपका पॉइंट आ जाता है, नॉर्मल है, छोटा सा ही है। ठीक है भैया, तो बस अब जो है हम लोग सिर्फ 40 मिनट तक की वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, पर ये वीडियो मुझे लग रहा है कि सिर्फ 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपके हल्के से स्किप कर दिए थे। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी की पूरी वन शॉट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको पूरा पेपर जो है क्लियर कर दिया है कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। आराम से बेझिझक होकर ये वीडियो देख लीजिए और अपना पूरा पेपर आप बढ़िया से करके आएंगे। ठीक है भैया, तो जो आगे की जानकारी के लिए बनिए हमारे साथ, जब तक के लिए सायना बंगो, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं जल्दी। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना आप लोग अच्छे से, ठीक है। 100% आपका जो है रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।